हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो मोशन हो रही थी उसके अंतर्गत हम लोग कुछ सवाल लगा रहे थे। तो हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में कुछ सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़े थे। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम आगे आज और भी सवाल लगाएंगे। तो एक तरह से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम की वीडियो है जो मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन जो गति होगी उसके अंतर्गत आने वाले सवाल को आज हम इस वीडियो लेक्चर में शामिल करेंगे और जो कि कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। और इसके बाद और भी वीडियो लेक्चर इस पे प्रैक्टिस के सेट आएंगे जिस पे हम लोग मीनार से रिलेटेड, गुब्बारा से रिलेटेड, रॉकेट से रिलेटेड जो है, नल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड, उसको लेकर के आएंगे। तो हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में कहा था कि इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो लेक्चर हो सकते हैं जिसमें सारे सवाल थोड़ा कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपके ब्लैक बोर्ड पे एक पहला सवाल है कि एक कण 80 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। नंबर 1, पिंड कितने समय पर धरातल पर पहुंचेगा? पिंड का धरातल पर वेग क्या होगा? यानी कि जब वो पहुंचता है धरातल पर तो उसका वेग क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए, स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, ठीक है ना। और h ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो नीचे की डायरेक्शन में हम जो है इसको क्या लेंगे? नेगेटिव, और ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो देखिए कितने समय पर धरातल पर पहुंचेगा यानी कि समय और वेग के बीच का रिलेशन है। तो हम ये वाला समीकरण दूसरा लगाते हैं, 12 AT²। तो यहाँ पे s की जगह h रख दिया जाता है और ut है, और यहाँ पे a की जगह वो माइनस है, उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है तो GT²। कितने समय में? h का मान दिया 80 मीटर। अब चूँकि नीचे की तरफ यानी कि वस्तु जो है नीचे की डायरेक्शन में गिर रही है तो इसको क्या लेंगे? -80। u हमारा 0 है, t मालूम करना 12, g की वैल्यू 10। अगर ना दिया हो सवाल में तो आप 10 लेंगे, अगर दिया है तो 9.8 या जो भी दिया होगा तो आप 10 रखेंगे। यानी कि g की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t हमें मालूम ही करना है तो हो जाएगा 80 माइनस हाफ, ये 5t² माइनस माइनस कट गया तो 5t² बराबर 80, यानी कि t² बराबर 80/5 यानी कि 16, t बराबर √16 यानी कि 4 सेकेंड। प्लस माइनस 4 आएगा लेकिन समय जो है नेगेटिव नहीं होता, इसकी प्रवृत्ति हमेशा बढ़ने की होती है, ठीक है ना। तो इसलिए 4 सेकेंड होगा। फिर कह रहा है कि पिंड का धरातल पर वेग, तो हमें वेग और ऊंचाई में रिलेशन है, यानी कि h ऊंचाई गिरने के बाद उसका वेग क्या होगा। तो आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। गति का तीसरा समीकरण तो v², ये तो 0 है, और ये g, और यहाँ पे क्या रखेंगे? h। g ऑलवेज नेगेटिव होगा नीचे वाली डायरेक्शन में, हमने माना हुआ है। तो हो जाएगा v²। आप डायरेक्ट इसी को रख सकते हैं, ये तो लीनियर मोशन के लिए है। तो हो जाएगा -2, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू क्या है? 80। h की वैल्यू क्या है? 80 है। वहाँ पे दिया ना 80 मीटर, और किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अगर h की वैल्यू क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस रखेंगे। अगर नहीं भी रखते तो v की वैल्यू नेगेटिव आती तो वो बताता है कि वेग नीचे की दिशा में है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 8 दूनी 1600, यानी कि v/1600 यानी 40 मीटर पर सेकेंड नीचे की दिशा में। वेग क्या है? ये नीचे की दिशा, ठीक है ना। तो मतलब यह है कि अगर जो चीज़ हमको पता रहती है इसको तो चिन्ह के साथ रखना ही रखना। अगर नहीं पता है तो आप उसको चिन्ह के साथ, अगर नहीं, जो चीज़ वैल्यू हमें मालूम करना है, जिसे ज्ञात करना है, उसे चिन्ह के साथ अगर नहीं रखेंगे तो भी कैलकुलेशन करने पर वो चिन्ह के साथ प्राप्त होगी। और चिन्ह सिर्फ डायरेक्शन बताएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए चिन्ह से बचना चाहते हैं तो नीचे जो भी एक्शन नीचे की तरफ हो रहा है उससे नेगेटिव रख दीजिए, और जो चीज़ एक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है उसको पॉजिटिव रख दीजिए। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। बाद में आप लिख सकते हैं अगर नीचे की दिशा में तो नीचे, जैसे वेग नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपने नीचे लिख दिया, ठीक है ना। अगला सवाल ये है कि समान ऊंचाई से 2 पिंड A और B को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है। पिंड B को A के छोड़ने के 3 सेकंड बाद गिराया जाता है, यानी समान ऊंचाई से दोनों गिराए जाते हैं, लेकिन B को A के गिरने के 3 सेकंड बाद छोड़ा जाता है। तो B के छोड़ने के 1 सेकंड बाद दोनों पिंडों के बीच की दूरी बताइए। यानी कहने का मतलब है कि समान ऊंचाई से, मान लो ऊंचाई h है, इनको छोड़ा जाता है, A और B है समान ऊंचाई से। A छोड़ दिया गया, ठीक है, A को छोड़ दिया गया, 3 सेकंड बाद इसको छोड़ा जाता है B को। फिर कह रहा है कि 1 सेकंड बाद, यानी कि
1 सेकंड बाद का मतलब है कि 3 सेकंड पहले ये नीचे आ ही गया है, और 1 सेकंड जब ये गिरा तो ये कुल कितना समय गिर चुका होगा, 4 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड जब बी में लगा तो इसको कितना सेकंड गिरने में लगेगा, 4 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड पहले आया और उसके साथ बी 1 सेकंड गिरा तो वो भी 1 सेकंड गिरेगा। तो इसका मतलब है कि ए का 4 सेकंड में कितना गिरा वो ले लेंगे, ए 4 सेकंड में कितना गिरा वो ले लेंगे, और बी 1 सेकंड में कितना गिरा वो ले लेंगे, और दोनों दूरियों का अंतर ले लेंगे। उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है, मान लीजिए बी 1 सेकंड में यहाँ आएगा और 1 सेकंड में यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे, ये आएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि 4 सेकंड में v कितना गिरेगा ना, तो लिखेंगे 4 सेकंड में a द्वारा प्राप्त ऊंचाई या गहराई जो भी होगा। तो गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, h बराबर ut माइनस हाफ GT², क्योंकि नीचे a की वैल्यू क्या है, -g है, और ऊपर वाली यहाँ से गिराया जाता है तो नीचे सारी चीज़ें नेगेटिव लेंगे। चाहो तो आप h को भी क्या कर सकते हो, अगर चिन्ह से बचना है तो h को भी माइनस ले सकते, और प्रारंभ से गिराए जाते स्वतंत्रतापूर्वक तो u 0 हो जाएगा। तो h बराबर 0 माइनस हाफ, और g की वैल्यू 10 रख दीजिए और t की जगह 4। यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर माइनस से बचना है तो आप, मैंने कहा ना कि नीचे के जितने एक्शन नीचे हो रहे हैं सबको ऋण चिन्ह दे दीजिए। अगर नहीं देना है जी तो देंगे ही देंगे, क्योंकि उसका मान नेगेटिव होता है। तो h की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो h की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन क्या है कि वो नीचे गिर रहा है, यानी कि जो गिराई जा रही है बस तो नीचे की डायरेक्शन में, ना कि ऊपर जा रही है। ठीक है ना। या अगर आपको बचना है तो नीचे गिरने का मतलब है कि h को भी माइनस रख दो, तो ये हो जाएगा 5 और 16 × 5 = 80। ठीक है ना, माइनस माइनस हट जाएगा, h बराबर 80 मीटर। अगर आप माइनस नहीं रखते तो ये माइनस आता ना, तो माइनस के फिर बताता कि नीचे गिर रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना। या माइनस से बचना है तो नीचे के एक्शन जितने हो रहे हैं सबको माइनस ले लीजिए, जैसे हमने जी का ऑलवेज नेगेटिव यहाँ लेना ही है। ठीक है ना, तो सबको माइनस ले लीजिए, तो आप वहाँ पे बच जाएंगे चिन्ह से। अगर नहीं ले रहा है, जो पता है, अब 2 चीज़ें हैं, जो पता है उसको चिन्ह के साथ रखना ही रखना है, जो नहीं पता है वो कैलकुलेशन में चिन्ह के साथ आ जाएगा, तो वो बता देगा ऋण या प्लस जो भी आएगा। अगर प्लस आता तो ऊपर जा रही होती, माइनस आया नीचे आ रही होती। लेकिन अगर जो नहीं पता है, अगर वो नीचे के डायरेक्शन में एक्शन हो रहा है तो उसको भी चिन्ह के साथ लीजिए, तो रिजल्ट में चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पता है, देखिए क्या पता है, u पता है और ये पता है g की वैल्यू क्या पता है, यहाँ पे 10 है। g की वैल्यू क्या हमेशा लेना, जब नहीं दिया सवाल में तो 10 मीटर पर सेकेंड। t पता है, तो t तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमने g की वैल्यू क्या रख दी, नेगेटिव। h हमें पता नहीं था तो उसको कोई चिन्ह नहीं देते, तो h माइनस में आता है, इसका मतलब है कि वो नीचे की तरफ। अगर बचना चाहते हैं तो यहाँ पे वो साफ साफ का नीचे गिर रहा है, तो h को भी माइनस रखिए तो h प्लस आ जाएगा। बस फ़र्क क्या है कि वहाँ माइनस नहीं आएगा। अगर माइनस 80 मीटर आ भी जाता है तो ये सिर्फ इतना बचाएगा कि नीचे गिर रहा है, बस और कुछ नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है। ठीक, चलिए अब 1 सेकेंड में b द्वारा चली गई दूरी, 1 सेकेंड में b द्वारा प्राप्त ऊंचाई या दूरी, तो भी दूसरा समीकरण लगा देंगे, ut माइनस हाफ GT²। चाहे तो इसको भी आप माइनस दे दीजिए यहाँ पे, क्योंकि वो भी नीचे गिर रहा है। आप इसको H1 या H1 मान लीजिए यहाँ पे, और इसको H2 मान लीजिए। चलिए ये तो 0 हो गया, g की वैल्यू 10 और ये 1 सेकेंड है, तो माइनस H2 ये कितना हो जाएगा, -5, यानी H2 कितना गिरा, 5 मीटर। ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं भी देते हैं तो H2 बराबर -5 मतलब नीचे तरफ गिरा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये मान लीजिए यहाँ 5 मीटर आया और ये टोटल आया 80 मीटर। अब इनके बीच की दूरी, b यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो टोटल 80 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 75 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 80 - 5 यानी 75 मीटर। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक पिंड को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। कुल ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर उसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। वेग है, वेग मतलब उसका मैग्नीट्यूड दिया है, तो उसकी कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कुल ऊंचाई जो है वो h है, यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है और प्रारंभिक वेग की चर्चा नहीं किया है। हालांकि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ दिया रहता है, वो 0 नहीं होता। ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। ठीक है ना। तो जो फ्री बॉडी होती है उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं होता है। तो यहाँ से फेंका जाता है, जब वो
आधी ऊंचाई पर, कहा ना कुल ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर उसकी वेलोसिटी जो है मान लीजिए u वही है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और ये पूरी ऊंचाई मान लीजिए h है, यहाँ जाके उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब हम मान लेते हैं कि आधी ऊंचाई गया तो आधी और जाएगा, तो आधी ऊंचाई जाने में, ठीक है ना, ये हम अब ऊंचाई, ये प्रारंभिक वेग हमको ये मिल गया, ऊंचाई ये मिल गया, अंतिम वेग क्या है, 0 है। इसी को रख करके हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, ये वाला u² प्लस 2as में, तो अंतिम वेग 0 है। ये इसको आप रख दीजिए, जब ऊपर की डायरेक्शन में है, सारी चीज़ें ऊपर हैं, सब पॉजिटिव रहेंगी, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह g, तो g माइनस में रहेगा और s के जगह क्या रहेगा, h/2। कहाँ से कितनी जा रही भाई, सीधे सीधे सवाल में एक क्लू दिया है ना, ये नहीं दे करके कहा कि आधी ऊंचाई पर उसका वेग ये होता है। अब आधी बचा, तो अब यहीं से हम शुरू करते हैं कि इस वेग से जा रहा है h/2, ऊंचाई तक जाने में, लास्ट में मैक्सिमम ऊंचाई तक उसका वेग क्या हो जाता है, 0। तो गति का समीकरण तीसरा इस लगाएंगे, क्योंकि हमें वेग और विस्थापन यानी दूरी पता है, ठीक है ना। तो h/2 ऊंचाई और जाना है, तो यहाँ पे माइनस, भाई देखिए g की वैल्यू हमेशा नीचे होती है, तो -g रहेगा, बाकी सब तो ऊपर प्लस रहेगा। तो ये -2 से 2 कट जाएगा, g की वैल्यू माने 10 रखें, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 10h, हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 10h ये हो जाएगा 400, और h बराबर हो जाएगा 400/10 यानी कि 40 मीटर। क्या हो जाएगा, 40 मीटर, ठीक है ना भाई। हम पूरी ऊंचाई h लेते तो वेग यहाँ से रखते, अब हम वेग यहाँ से लेते हैं, तब कितनी ऊंचाई जाता है, h/2 ना, क्योंकि आधा तो जा चुका, आधा और जाना है, ठीक। तो कितनी पूरी ऊंचाई है, तो कुल ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। अगला सवाल है कि एक वस्तु को एक मीनार के शीर्ष से छोड़ा जाता है, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है, तो वस्तु अपनी गति के अंतिम सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, लास्ट के यानी tवें सेकंड में। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो tवें सेकंड मतलब अंतिम सेकंड का मतलब होता है tवें सेकंड में या nवें सेकंड में। तो hn का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, u प्लस a/2 2n-1, या इसको n की जगह आप t भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये t है पूरी h ऊंचाई गिरने का समय, ठीक है ना। तो चूंकि अब कोई चीज़ नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे u का मान क्या है, 0 है। hn ये हो जाएगा, g की डायरेक्शन नीचे होती है हमेशा नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव में मानते हैं, तो -g/2 2n-1। अब यहाँ पे g की वैल्यू अगर नहीं दिया है सवाल में, तो आप 9.8 रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चूँकि अब यहाँ पे दिया है h की वैल्यू इतनी दी है, 24.5 है, तो 9.5 पे रख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, ये उसके रियल वैल्यू होती है। अब माइनस से बचना है, तो चूँकि नीचे गिर रही है, दूरी भी नीचे, ऊंचाई भी नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समय नेगेटिव आ जाएगा, हालांकि टाइम की वैल्यू ऋण में आ जाएगी अगर यहाँ माइनस रखते हैं। तो चूँकि समय का मान ऋण में होता नहीं है, ठीक है ना, समय की वैल्यू क्या होती है, ऋण में होती नहीं है। तो यहाँ पर ये माइनस रख दीजिए, माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दिया है 24.5, ये है 9.8/2 2n-1, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा, जो बचे 10 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 चौदूनी 4 यानी कि 49, और इधर हो गया 9.8 2n-1 यानी 2n-1 इधर आ जाएगा 49, 9.8 यानी कि 490/98, 49 दूना ये हो जाएगा 10/2, 2 बचे 10 यानी कि 2n-1/5 या 2n बराबर 5 + 1 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक। चलिए अब पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई के लिए यही वाला सूत्र लगाएंगे, ut + हाफ gt²। तो ये तो 0 है क्योंकि प्रारंभ से गिराया गया, तो h चाहिए, तो -12 g की वैल्यू 9.8 और t का मान 3 है स्क्वायर। आप प्लस में रखें, ये माइनस बता रहा है कि नीचे गिर रहा है ना, माइनस बचा रहा है, तो आप यहाँ पे माइनस रख के माइनस हटा सकते हैं, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई क्योंकि वस्तु क्या है ऊपर से नीचे गिर रही है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 4.9 और 9, तो आप गुणा कर सकते हैं, 9 9 81 और 9 चौको 36, 36 8 44,
इतना मीटर होगी। ठीक है ना, क्या होगी, इतना मीटर होगी। अगर नहीं भी आप माइनस रखते हैं तो ये माइनस में आएगा नहीं कि नीचे की तरफ डायरेक्शन में गिरी है वस्तु। ठीक है ना, तो माइनस गड़बड़ी करता है अगर, तो आप जो भी चीज़ नीचे की तरफ है उसको आप माइनस चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि एक गेंद को 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, इसके द्वारा अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी तथा अंतिम 1 मीटर दूरी तय करने में गेंद को कितना समय लगेगा। यहाँ पे जी की वैल्यू आप ये रखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है कि इसके द्वारा अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी क्या है, यानी कि टी में सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, यानी एच टी या एच एन ये निकालना है, u प्लस जी बाई 2n माइनस 1 एच एन निकालना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि n यानी कि पूरी दूरी गिरने में, यानी 19.6 मीटर की ऊंचाई गिरने में कितना समय लगेगा ये पहले निकाल लें, तब तो ये अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो इसके लिए n निकालेंगे। तो हमें कुल ऊंचाई कितना दिया है, नीचे गिर रहा है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है 0, h ऊंचाई तक नीचे गिर रहा है, तो ये दिया है 19.6 मीटर, ये हमको पता है। और यहाँ पे g की वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u की वैल्यू क्या है 0। तो पहले हम h निकालेंगे, ये वाला फार्मूला लगा के, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये क्या है नीचे 19.6 ये तो 0 हो गया, हाफ जी की वैल्यू 9.8 गुणे टी स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा 4.9, तो 4.9 टी स्क्वायर है ना, और हो गया 19.6 टी स्क्वायर हो गया 19.6 4.9 यानी 196/49, ये 2 बार में कट जाएगा, 49 दूना कितना होगा 4 बार में ना, 9 चौक इसमें 4 से बड़ा, 9 चौक को 36, 4 चौक को 16, 3 19, यानी 4 बार में कट जाएगा, यानी 4। तो टी बराबर √4 यानी कि 2 सेकेंड, यानी कि पूरी ऊंचाई गिरने में हमको 2 सेकेंड लगता है। तो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी, यानी कि टीवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है ना, तो एच एन पूछा है, एच एन मतलब यानी कि यहाँ पे टी बराबर एन बराबर क्या है 2 सेकेंड, यहाँ पे टी रखना चाहिए था या वही है ना, तो उसको निकालना है, तो ये हो जाएगा u माइनस जी बाई 2n माइनस 1। जी इसलिए हमने निगेटिव लिया है क्योंकि नीचे गिराई जा रही है, और जी जब हमने ऊपर की दिशा को प्लस माना है तो जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो ये हमको निकालना है, ये तो 0 है, माइनस जी 9.8/2 और हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस रख भी सकते हैं अगर माइनस हटाना है, क्योंकि ये भी दूरी क्या होगी नेगेटिव है, नीचे की दिशा में गिर रही है ना भाई। देखिए ऊपर से जब नीचे गिराया जा रहा है तो एच नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी नेगेटिव ही नेगेटिव है, तो आप माइनस बचने के लिए हम माइनस रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखेंगे तो माइनस आएगा लास्ट में, वो ये बताएगा कि नीचे गिर रही है, बस गिरने का डायरेक्शन क्या है नीचे, यानी कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे गिर रहा है यानी कि ऊपर ली गई दूरी प्लस और नीचे गिर रही दूरी, यानी नीचे नापी गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती, बस डायरेक्शन है कि वो नीचे नापी गई है, बाकी में मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ये 4.9 हो गया, तो एच एन हो जाएगा 4.9 और गुणे 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये मिल जाएगा कितना होगा 3 9 27 और 3 चौक को 12 2 14, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि इतना मीटर, यानी कि हो जाएगा 14.7। माइनस केवल बता रहा है नीचे की डायरेक्शन में, अगर माइनस को गायब भी करना है तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, चलिए आगे इसी में एक सवाल और है, पूछा है कि 1 मीटर अंतिम 1 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब देखिए इसी में एक सवाल और जुड़ा है, तो चूँकि देखिए 19.6 मीटर दूरी तय करने में समय लगा था 2 सेकेंड लगा था, ठीक है ना, तो 1 मीटर दूरी तय करने में लास्ट में, यानी कि लास्ट, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 1 घटा देंगे तो 18.6 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा निकाल लेंगे। देखिए पूरा क्या है 19.6 पूरा यहाँ तक, अब अंतिम 1 मीटर ये बच रहा है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 18.6, तो यहाँ से 18.6 का हम समय निकाल लेंगे, पूरा समय हमें मालूम है 2 सेकेंड, यहाँ का समय मालूम करके पूरे में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए वही सूत्र लगाना है ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h हम मान लेते हैं 18.6 माइनस, और ये तो 0 हो जाएगा, हाफ जी 9.8 गुणे टी स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर हो जाएगा 18.6 या 186/49। ठीक है ना। अब 186/49 को आपको काटना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है ना। तो आप भाग देना है इसको, 186 में 49 से भाग देंगे, जो भी आएगा देंगे। तो 186 49 कितनी बार जाएगा, 4 चौक को 16, 4 और बार जाएगा 98, 49 गुणे अगर हम 4 करेंगे तो 196 आता है ना। तो 4 बार तो नहीं जाएगा, 186 है, 196 3 बार जाएगा, 3 नवा 18 और 3 चौक को 12, 1 13 है ना। अब यहाँ से घटा देंगे, 16 में से 8 जाए 8, 7 में से 3 जाए 4, 48 पॉइंट लगा दें 480। अब 480 है, जो भी जाएगा 8 बार जाएगा, 9 बार जाना चाहिए। इसको 9 से गुणा करें, 9 9 81 और 9 चौक को 36, 8 44, 441 हो रहा है ना। हाँ, तो 9 बार जाएगा, 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार जाएगा 441, क्योंकि फिर 49 वाले जाएंगे तो 80 से ज़्यादा हो गया। 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 4 गया 3, 39, फिर 9 380। तो ये 4 9 36, 8 बार जाना चाहिए। 8 9 9 8 72, 8 चौक को 32, 7 39, यानी कि लगभग जो है 7 बार जाएगा, है ना। इतना बार आएगा 3.97, और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए वर्गमूल निकाल लेंगे भाग देने के बाद। अब चूँकि पूरा समय आया था 2 सेकेंड आया था ना, और इसका वर्गमूल निकालने पे जो आएगा यहाँ तक आएगा, और उस पूरे समय में से इसको घटा देंगे, उस पूरे में से समय में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब एक बार भाग दे करके इसका वर्गमूल ले लीजिएगा। ठीक है ना, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक। अगला सवाल है कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में h ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रथम आधी और शेष आधी दूरी गिरने में लगे समय क्रमशः t1 t2 हो, तो t1 t2 में क्या संबंध है। अब जैसे यहाँ से h ऊंचाई से गिराया जाता है, पूरी ऊंचाई क्या है h। जब वो h/2 गिरता है तो t1 समय लगता है, और शेष आधा जब h/2 गिरता है तो t2 समय लगता है। तो आधी दूरी गिरने में कितना समय लगेगा, तो गति का ये समीकरण लगा देंगे ut + हाफ gt² से। तो आधी दूरी, ये तो मान लो प्रारंभिक से छोड़ा जा रहा है, तो ये 0 भाई नीचे आ रहा है, माइनस लगा दीजिए, -हाफ gt²। तो हाफ ये gt² है, 2 2 कट जाएगा, यहाँ से t² हो जाएगा h/g, यानी कि वो समय अगर मान लीजिए t1 है, तो t1 बराबर हो जाएगा h/g²। लेकिन हम लोगों ने निकाला है कि पूरा ऊंचाई गिरने में टोटल समय हमने निकाला है कि t1/t2 हमने कैलकुलेशन किया है, वो आया था 2h/g, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक गिरने में मान लीजिए समय कितना लगेगा, t1 + t2 गिरने में पूरा आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं -h, यहाँ रख सकते हैं हाफ g, और यहाँ पर रख सकते हैं t1/t2, तो माइनस में कट जाएगा तो ये आएगा। ठीक है ना, ये स्क्वायर है, सॉरी। अब देखिए हमें t1 पता है, और t1 + t2 ये होगा, t1 ये होगा। ठीक है ना। अब क्या करिए, इन दोनों में संबंध बताना है। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके घटा देंगे इसको, 2h/g - t1, या t2 बराबर ये हो जाएगा 2h/g, और माइनस ये हो जाएगा h/g। ठीक है ना। अब h/g कॉमन ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, √ h/g बाहर आ जाएगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगा, तो √2 - 1 बचेगा, यही बचेगा, तो ये √2 - 1, और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, t1। तो कहने का मतलब है कि t2/t1 में जो रिलेशन होगा वो √2 - 1 ये। ठीक है ना। ये अगला 2 सवाल हैं। एक पहला सवाल है कि एक सरल रेखा में गति कर रहे किसी कण का t समय पर विस्थापन ये है, कण का वेग क्या होगा जब उसका त्वरण 0 है। ठीक है ना। इस तरह का सवाल जो अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत नहीं है, मतलब अब मोशन एक सरल रेखा में हो रही है। हालांकि जब हम समाकलन विधि से पढ़ा रहे थे गति का नियम, समीकरण का निगमन, तो उसमें इस तरह का सवाल बताए भी थे, तो एक अलग टाइप का सवाल आ गया है।
तो कह रहा है कि विस्थापन दिया है और कह रहा है कण का वेग क्या होगा जब उसका त्वरण शून्य होगा। जब हम इसका t के सापेक्ष फर्स्ट डिफरेंशियल करते हैं तब इसको हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है, ठीक है ना। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3t², इसका हो जाएगा 2 पावर आ जाएगा तो 6 दूनी 12t। ये वाला सूत्र है, जैसे x के पावर n का करना है x के सापेक्ष तो हो जाएगा n x n-1, फिर x का 1 हो जाता है तो t का सापेक्ष t का 1 हो जाएगा और यहाँ पे t का 1 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, त्वरण, यानी इसको कहते हैं d2s/dt², या इसी को कह सकते हैं आप dv/dt। एक बार फिर करें तो इस पावर 6t हो जाएगा -12, बाकी ये कांस्टेंट है 0 हो जाएंगे। और कहा कि कण का वेग क्या होगा जब उसका त्वरण 0, अगर हम त्वरण 0 कर दें तो कण का वेग क्या होगा, ठीक है ना। कण का त्वरण क्या करना है, 0 कर देना है तो उसका जब उसका त्वरण, कण का वेग क्या होगा जब उसका त्वरण 0 होगा, ठीक है ना। तो वेग का जो निकाला गया था ये है, लेकिन वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, समय। तो समय कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जब वो कह रहा है कि उसका त्वरण शून्य। अब यहाँ पे त्वरण शून्य कर दीजिए तो 60 - 12 = 0, 60 = 12, t बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड। अब उसका वेग क्या है, तो वेग यहाँ पे रख सकते हैं आप। वेग के लिए वो दिया हुआ है, v बराबर क्या था, 3t² - 12t, या 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 तो हो जाएगा ये 4 × 3 = 12 और 24, यानी v बराबर -12 मीटर/सेकेंड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। जब उसका त्वरण 0 हो जाएगा तो उस वक्त वेग उसका अपोजिट डायरेक्शन में 12 मान, यानी तब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उस वेग की, 12 मीटर/सेकेंड², ठीक है। चलिए एक दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से, यानी कि यहाँ से वो धरातल के बीच 200 मीटर है, ठीक है ना। चोटी से एक पत्थर गिराया जाता है, यहाँ से एक पत्थर गिराया जाता है, u 0 हो जाए। ठीक उसी समय भवन के तल से एक दूसरा पत्थर ऊपर फेंका जाता है, u होता है 50 मीटर/सेकेंड। दोनों पत्थर कब मिलेंगे, देखिए मान लेते हैं t समय बाद मिलेंगे। क्या, t समय बाद मिलेंगे तो t समय में ये भी कुछ दूरी चलेगा और t समय में ये भी कुछ दूरी चलेगा। तो मान लीजिए t समय में अगर ये h ऊंचाई नीचे गिरता है, ठीक है ना, तो बची जो दूरियां हो क्या हो जाएगी, 200 मीटर - h, भाई टोटल 200। अगर t समय में h गिरता है तो बाकी कितना बचता है, 200 - h। t समय में h चलेगा तो ये t समय में कितना ऊपर जाएगा, 200 - h। तो मान लेते हैं t समय में दोनों मिलेंगे, तो दोनों समय में मिले का मतलब है कि ये देखेंगे कि t समय में ये कितना गिरा और t समय में ये कितना ऊपर गया। तो मान लीजिए ये h गिरा तो t समय में 200 - h, ऊपर भी इसको जाना चाहिए, तभी तो जाके दोनों मिलेंगे, क्योंकि ये और ये दूरी जोड़ेंगे तो 200 मीटर आना चाहिए। तो ऊपर से गिरने के लिए तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं और प्लस। तो यहाँ पे h नीचे गिर रहा है तो ये -h और g का भी माइनस हो जाएगा, gt²। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा h बराबर ½ gt², ठीक है ना। मान के चलते हैं कि t समय बाद दोनों मिलेंगे। और नीचे के लिए समीकरण क्या होगा, तो u भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, g केवल नेगेटिव होगा। तो 200 - h बराबर ut -½ gt²। तो हो जाएगा 200 - h, u कितना है 50 समय t है। तो कण का वो कह रहा है दोनों पत्थर कब मिलेंगे, तो हमने क्या माना है, t समय बाद मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 50t -½ gt², ठीक है ना भाई। ये ऊपर की तरफ है प्लस, u भी ऊपर की तरफ प्लस, यहाँ पे है चीज़ माइनस, नीचे की तरफ दोनों था तो हमने दोनों माइनस लगाया हुआ है। माइनस से बचने के लिए हमने बताया था कि जो चीज़ नीचे की दिशा में हो सबको माइनस ले लीजिए, जो चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में उसको प्लस ले लीजिए। और g तो हमेशा नेगेटिव है, वो तो हमेशा उसका मान पता ही रहता है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेना ही लेना, कब, जब आप ऊपर की दिशा को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है ना। अगर सबको आप चिन्ह दे देंगे तो माइनस से बच जाएंगे। हाँ, अगर माइनस जो चीज़ पता है उसको चिन्ह देते हैं और जो चीज़ नहीं पता उसको नहीं चिन्ह देते हैं, तो कैलकुलेशन में चिन्ह के साथ आता है, तो चिन्ह सिर्फ यही बताएगा उसकी डायरेक्शन, नीचे गिर रहा है कि ऊपर गिर रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करिए, h का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे h की वैल्यू रख दीजिए। h बराबर तो ये 200 है, माइनस h की वैल्यू क्या है ½ gt², और इधर क्या 5t है -½ gt²।
दूसरे केस में तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये माइनस होगा कि इसकी दिशा नीचे है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 200 बराबर 50 टी हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 200/50 यानी कि 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद वो मिल जाएंगे, क्योंकि 4 सेकेंड बाद ही एच गिरेगा, बाकी दूरी 4 सेकेंड में ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल 4 सेकेंड बाद दोनों आपस में वो मिल जाएंगे, ठीक है। लिए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल लेते हैं कि एक समान त्वरण से गतिशील एक ट्रेन का इंजन एक बिजली के खंभे को u वेग से पार करता है तथा इसका अंतिम डिब्बा इसे v वेग से पार करता है, तो ट्रेन का मध्य बिंदु इस खंभे को किस वेग से पार करेगा। मान लीजिए चलिए एक खंभा है, बिजली का खंभा है, एक ट्रेन है जो L मीटर लंबी है, ये उसका डिब्बा है और ये पूंछ है उसका। अब जैसे ही इस खंभे को पार करते हैं, खंभे की लंबाई चौड़ाई यहाँ नेगलेक्ट कर दी जाती है, तो यहाँ u वेग से पार करती है, u वेग से। और इसका जब अंतिम डब्बा यहाँ आता है तो उसका वेग हो जाता है v हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग जब l दूरी चलने के बाद, कहने का मतलब प्रारंभिक वेग u है और l दूरी चलने के बाद वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो यस दूरी चलने के बाद वेग के लिए हम गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं, u² + 2as लगाते हैं। तो जब प्रारंभिक वेग ये था, l दूरी चलने के बाद अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। अब वो कह रहा है कि ट्रेन का बीच वाला पोर्शन पार करने में, मान लीजिए v' पार करने में वेग क्या हो जाता है, v' हो जाता है। इसी सूत्र में ये रखते हैं v'², प्रारंभिक वेग u² है ही है, प्लस 2as के जगह कितने दूरी रखेंगे, l/2, आधी दूरी हुआ ना। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, आधी दूरी पार करने में उसका वेग क्या हो जाएगा। भाई पूरी दूरी पार करने में उसका वेग v था, तो आधी दूरी में v' मान लेते हैं, तो u² 2l/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये केवल al हो जाएगा, ठीक है ना, ये v' है, ठीक है, क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, l की वैल्यू रख देंगे। l की वैल्यू के लिए मतलब यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, l की वैल्यू। तो हम ये जानते हैं, यहाँ पे यस के लिए l होता है, यहाँ पे तो v² हमने निकाला है, u² + 2al, ठीक है ना। तो यहाँ से l की वैल्यू अगर हम यहाँ रखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, v² - u² / 2 बराबर al। तो al की जगह हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो ये हो जाएगा v' u² + al। al की जगह क्या हो जाएगा, v² - u² / 2। अब इसको हल करेंगे तो u² + v² / 2 - u² / 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो v² / 2 + v² / 2 हो जाएगा। तो हमें v' मिलेगा v² + u² / 2, यानी कि v' मिलेगा √v² u² / 2। तो उसका मध्य बिंदु ट्रेन का जो है वो किस वेग से पार करेगा, इस वेग से पार करेगा, ठीक है ना, इस वेग से। भाई देखिए प्रारंभिक वेग पता था, l दूरी चलने के बाद उसका अंतिम वेग साफ साफ दिया v हो जाता है, तो हम ये समीकरण लगाएंगे, ठीक है ना। फिर कह रहा मध्य बिंदु किस वेग से पार करेगा, प्रारंभिक वेग पता था, मान लीजिए v' है। अब हम वही वाला समीकरण यस की जगह l/2, आधी दूरी अब चलेगा ना, फिर यहाँ पे कट पिट करेंगे तो al आ जाएगा। इस समीकरण से al की वैल्यू लिया करके यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये, अच्छा था, कंपटीशन में पूछने लायक, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अभी बहुत सारे सवाल हैं जो कि अगले 2-3 वीडियो लेक्चर में हम उसको लेके आएंगे, जो कि बहुत हर बार जो है पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।